एपिसोड के एंड पे हमने देखा था प्रिंसेस जोंगनिंग हमारे ज़ूफेन के साथ बहस कर रही होती है, जबकि मेरी सिस्टर जिया उसकी तरफ देखकर सोच रही होती है पता नहीं इस कमीने में ऐसा क्या खास है कि सभी खूबसूरत लड़कियां इसके आगे पीछे घूमती हैं। हालांकि प्रिंसेस जोंगनिंग काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन फिर भी इसको ज़ूफेन पसंद है और ये भी इसके ऊपर डोरे डाल रही है। ज़ूफेन ने लास्ट एपिसोड के एंड में प्रिंसेस जोंगनिंग से कहा था कि तुम्हें तो सजा दी गई थी 1 साल के लिए रूम में बंद रहने की, फिर तुम पैलेस से भागकर कैसे आ गई। तो इस एपिसोड की शुरुआत में प्रिंसेस जोंगनिंग उसे कहती है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पैलेस से भागकर आई हूँ। मैं पैलेस से भागकर नहीं आई, बल्कि मैं मेन डोर से यहाँ पर आई हूँ। फादर ने स्पेशली मुझे यहाँ पर भेजा है, उन्होंने मुझे इजाजत दी है। प्रिंसेस जोंगनिंग उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि मेरे फादर सिर्फ 3 महीने के बाद यहाँ पर सेंटेनियल जुबली को होल्ड करने वाले हैं, यानी कि वो एक सेरेमनी और एक बहुत बड़ा फंक्शन करने वाले हैं। इसलिए मैंने अपने फादर से इजाजत लिया और उन्होंने मुझे इस बात की इजाजत भी दे दी कि मैं उनके लिए गिफ्ट ढूंढ कर लाऊं। तो मैं उनके लिए गिफ्ट ढूंढ रही हूँ, जो गिफ्ट सबसे बेहतर होगा वही मैं उनके लिए लेकर जाऊंगी। साथ ही वो शर्माना शुरू कर देती है और ज़ूफेन से कहती है ज़ूफेन मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें भी तैयारी करने का पूरा मौका दूंगी, तुम तैयार हो जाना। सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा केयर करती हूँ, तुम्हें जल्दी से अब तैयार होना होगा। मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर अपने फादर के सामने पेश करूंगी। लेकिन ज़ूफेन इसकी बात में जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। वो वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है इस सब से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। प्रिंसेस जोंगनिंग चिल्लाकर उसे कहती है अब इस बात का क्या मतलब है। इस साथ ही प्रिंसेस सिस्टर जिया से कहती है मिस जोंगचैंग क्या तुम अपने नौकरों को इसी तरह से रखती हो, जरा देखो तो सही, ये तुम्हारी फैमिली का बटलर है और यहाँ पर किस तरह मार्कू की तरह बात कर रहा है। सिस्टर जिया आगे से हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना सिस्टर, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये सभी के साथ इसी तरह अकड़ अंदाज में बात करता है, तुम्हें इसको इग्नोर करना होगा, इसके साथ इस तरह बात मत करो, ये कभी भी किसी से अच्छे से बात नहीं करता। साथ ही अंदर से सिस्टर जिया सोच रही होती है तो मैंने यहाँ पर इस लड़की के साथ बिल्कुल अच्छे से बात किया, इसके साथ इसी तरह बात करनी चाहिए थी, इसका मतलब यह है कि मेरा एक कम्पिटिटर कम हो गया है। यहीं पर छोटा युनहाई आगे बढ़ता है और उन दोनों लड़कियों से कहता है तुम्हारा बटलर ज़ूफ है, यू फैमिली के बटलर की तरह होता तो क्या तुम दोनों तब भी उसका इतना ख्याल रखती और उसके ऊपर इस तरह डोरे डाल रही होती। तो वो दोनों उसकी बात सुनने के बाद चिल्लाकर उसे कहती है तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, हम उसके साथ फ्लर्ट क्यों करेंगे और उसके ऊपर डोरे क्यों डालेंगे, इस सब बात से क्या ताल्लुक है, तुम तो यहाँ पर बस ऐसे ही चिल्ला रहे हो। जबकि हमारा युनहाई भागता हुआ चला जाता है और कहता है सॉरी प्लीज मुझे माफ करना है, यहाँ पर मैं उसके ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रहा था, मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए। वो उनसे कहता है मुझे जाना होगा, मुझे लगता है कि बटलर ज़ू जहाँ पर मेरे लिए आया था, मैं उससे बात करने के लिए जा रहा हूँ। युनहाई वहाँ से भागता हुआ बाहर चला जाता है, जबकि हमारी सिस्टर जिया और जोंगचैंग दोनों ही वहीं पर शर्माते हुए खड़ी होती हैं। युनहाई भागता हुआ बाहर ज़ूफेन के पास आता है तो ज़ूफेन उसे कहता है तुम्हारी साइट और जजमेंट पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है, तुम्हें पता चल गया कि मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए आया था, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। युनहाई उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि पिछले 10 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, अब तो मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से पता चल चुका है कि तुम किस वक्त क्या सोच रहे होते हो, ऊपर से हम दोनों रियल के भाइयों के जैसे हैं। ज़ूफेन उसे कहता है चलो फिर ठीक है, आप जल्दी से आ जाओ और मुझे दिखाओ कि तुमने नया क्या सीखा है, मैं तुम्हारी प्रोग्रेस चेक करना चाहता हूँ। तो युनहाई जल्दी से पंच मारता है, जबकि ज़ूफेन उसके पंच को अवॉइड करता है। ज़ूफेन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि एक फाइट में सिर्फ और सिर्फ पावर को यूज किया जाता है, नहीं, साथ में अपने ब्रेन को भी यूज करना पड़ता है और सामने वाले की ओपनिंग्स को देखना पड़ता है। युनहाई उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है, जबकि हमारा ज़ूफेन बार बार उसके अटैक्स को वहाँ पर अवॉइड कर रहा होता है और साथ साथ उसको सिखा भी रहा होता है, क्योंकि ज़ूफेन इसका मेंटोर भी है। ज़ूफेन उसे कहता है जब तुम्हें सामने वाले ओपोनेंट के बारे में कोई भी ओपनिंग दिखाई देती है तो जल्दी से जल्दी उसको सीज करने की कोशिश करो, अगर तुम्हें ओपनिंग दिखाई नहीं देती तो फिर एक ओपनिंग बना लो। फिर सबसे पहले उसकी वीकनेस के ऊपर अटैक करना होगा और उसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ को अवॉइड करना होगा। फाइट के दौरान जब तुम्हें लगे कि सामने वाला ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें सबसे पहले उसके सामने नाटक करना होगा कि तुम उसके सामने वीक पड़ रहे हो, उसे भी लगे कि तुम वीक हो, इसी वजह से वो अपना गार्ड डाउन करेगा, उसी वक्त तुम्हें ओपनिंग मिलेगी और तुम उसके ऊपर अटैक करके उसको हरा सकते हो। इन पर दिन से रात हो जाती है। युनहाई उसके साथ काफी देर तक फाइट करता है। वो उसे कहता है बटलर ज़ूफेन आज तो तुमने पूरा दिन मुझे सिखाने में लगा दिया, आज से पहले तो तुमने इतना लंबे वक्त के लिए मुझे नहीं सिखाया। ज़ूफेन यहाँ पर उसे कहता है 3 साल पहले यहाँ पर सब कुछ अलग था, लेकिन अब बहुत ज्यादा अलग हो चुका है, सिर्फ एक बंदे के मरने से यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हुआ है। मुझे लगता है कि आज तुम्हारे पास जो वक्त है कल ये तुम्हें नहीं मिलने वाला, आज यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है लेकिन कल नहीं होगी, इसी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा तैयारी करना होगी और तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा, तुम हमारे इस पूरे के पूरे कबीले के सरदार हो। कहने के बाद ज़ूफेन वहाँ से वापस आ जाता है। ज़ूफेन वापस अपने रूम में आता है, जैसे ही वो दरवाजा खोलकर सामने की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ज़ूफेन के बिस्तर के ऊपर श्वांग एक सफेद कलर की चादर में लेटी होती है। ज़ूफेन उसे देखते ही कहता है कौन है यहाँ पर। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो चिल्लाकर कहता है कौन है, जल्दी से यहाँ पर बाहर निकलो। श्वांग जल्दी से उठकर बैठ जाती है और अपनी चादर के साथ अपनी बॉडी को ढक लेती है, क्योंकि उसने नीचे कपड़े नहीं पहने होते। ज़ूफेन जो देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमारी श्वांग वहाँ पर सामने बैठी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। ज़ूफेन उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। ज़ूफेन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर मेरे बेड पर क्या कर रही हो और तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए। श्वांग आगे से शर्माते हुए साथ साथ रो भी रही होती है। वो उसे कहती है बटलर ज़ूफेन तुम्हारे जैसे कमीने इंसान को यही चाहिए था ना, लो मैं तुम्हारे बिस्तर के ऊपर आ गई हूँ, बस उम्मीद करती
हूँ कि मेरे साथ ये सब कुछ कर लेने के बाद तुम अपने वादे को पूरा करोगे, उस वादे को जो तुमने मुझसे किया था। तो मुझे कहा था कि तुम मेरे ग्रैंडपा के कातल के बारे में मुझे बताओगे। मैं यहाँ पर तुम्हारी डिमांड को पूरा करने के लिए आई हूँ। रूपेन कहता है मैंने कब तुमसे ऐसा कहा था, मैंने तो कभी भी तुम्हें इस बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो चिल्लाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? पता है कि तुमने वहाँ पर मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि मैं तुम्हें ग्रैंडपा के कातल के बारे में तभी बताऊंगी जब तुम मुझसे बहुत ज्यादा वफादार रहोगी और जो मैं कहूँगा वो करोगी। इस बात का और क्या मतलब हो सकता है? इस बात में और समझने लायक था ही क्या? ज़ूपेन उसे कहता है ये तुम किस तरह की बात कर रही हो, ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं, तुमने कुछ ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया। मैंने तुमसे ऐसी कोई भी बात नहीं की, ये वाली बात इस सेंस में नहीं कही थी। मैं तो चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ दो, मुझे किस्मत का हाल बताओ, दूसरी फैमिलीज के बारे में बताओ कि वो क्या कर रही है। मैं चाहता था कि मेरे साथ लॉयल रहो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुझे किस्मत का हाल बताओ और किसी को भी मत बताना। दोबारा मेरे सामने इस तरह की बात मत करना कि मुझे अच्छे काम करने हैं, क्योंकि मैं एक डेविल कल्टीवेटर हूँ। हम जब उसकी सारी बातें सुनती है तो वो शर्म के मारे लाल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसका जहन गंदा था जो उसने उसके बाद का गलत मतलब निकाल लिया। कांपती हुई आवाज के साथ उसे कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मुझे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। रूपेन उसे कहता है हाँ तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, चलो जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। और वो उसके सामने उसके कपड़े कर रहा होता है, जबकि उसी वक्त बाहर का दरवाजा खुलता है। जुनहाई उसके साथ सिस्टर जिया, सिस्टर ली और बाकी के चारों डीमंस और कैप्टन पैंग भी होते हैं। वो सभी लोग अंदर आते हैं। दरवाजा खोलते ही कहते हैं बटलर ज़ूपेन तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि आज तुम्हारा बर्थडे है? हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए आए हैं, तो जल्दी से हमारे साथ बाहर आओ। हम सभी लोग बाहर जाकर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जैसे ही वो सभी लोग सामने की तरफ देखते हैं सभी लोग वहीं पर खामोश हो जाते हैं, जबकि बटलर ज़ूपेन उन सभी की तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। क्योंकि सबसे आगे होता है वो जल्दी से दरवाजे को बंद कर देता है और अपने बाकी के साथियों से कहता है चलो हम सभी लोग यहाँ से चलते हैं। हम तो यहाँ पर बटलर ज़ूपेन को बर्थडे विश करने और बर्थडे पार्टी के लिए कहने आए थे कि सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन लगता है कि बटलर ज़ूपेन ने अपनी पार्टी का बंदोबस्त पहले से ही कर लिया हुआ है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 295 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। होते हैं वो सभी लोग जो सब कुछ देख नहीं पाते। इसी वजह से सिस्टर जिया इस एपिसोड की शुरुआत में दरवाजा खोलती है और अंदर आती है और कहती है मुझे भी देखने दो, उसने यहाँ पर कौन सा बर्थडे पार्टी का इंतजाम किया हुआ है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? इसी सिस्टर जिया अंदर आती है, वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ज़ूपेन ने शुआंग के चेहरे को वहाँ पर चादर के साथ कवर कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो शुआंग का चेहरा तो नहीं देख पाती। लेकिन जब वो देखती है कि ज़ूपेन के साथ कमरे के अंदर एक लड़की है और जिसने आधे कपड़े पहने हुए हैं, वो ये देखकर हैरान हो जाती है। साथ ही वो चिल्लाकर ज़ूपेन से कहती है ये लड़की कौन है और ये कहाँ से आई है? ज़ूपेन उनसे कहता है तुमने जब देख लिया है कि यहाँ पर मेरे साथ एक लड़की है तो क्या तुम सभी लोग यहाँ से जाने का कष्ट करोगे? चलो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो उसी वक्त सिले डीमन बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ अंदर आ जाता है और कहता है यहाँ पर बटलर ज़ूपेन को रंगे हाथों पकड़ लिया है, आज तो हम लोग इसको नहीं छोड़ने वाले। ये हमेशा ही इस तरह नाटक करता है कि ये बहुत ही पावरफुल अलमाइटी है, इसे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज देखो तो सही किस तरह एक लड़की इसके बेड के ऊपर बैठी हुई है। जबकि वायलेंट डीमन अंदर आता है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ज़ूपेन किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा कर रहा है? ये यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, तुम्हें पता है ना कि हमारा ज़ूपेन कितना पावरफुल है। ऐसे ही लड़कियां इसके आगे पीछे घूमती हैं, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कोई लड़की उसके बिस्तर तक आ गई हो। और तुम्हें लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पर इसको रंगे हाथों पकड़ लिया है, जबकि हमारा ज़ूपेन भी उन दोनों डीमंस की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है ये कमीने यहाँ पर मेरी सारी बात को बिगाड़ रहे हैं। इससे जोंगनिंग भी वहीं पर होती है, वो भी जल्दी से अंदर आ जाती है। वो ज़ूपेन के पास से आगे गुजरती है और कहती है मैं भी तो देखूं जरा आखिर ये लड़की हम लोगों से ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है कि ये इसके बिस्तर तक पहुँच आई है। आकर उसकी चादर हटाने लगती है, वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और कहती है हम सभी लोग देखना चाहते हैं कि ये कौन सी लड़की है, कौन सी कमीनी है जो कि हमारी जगह पर यहाँ पर है। ऐसी वो उसकी चादर के ऊपर हाथ डालती है। ज़ूपेन अपनी वॉइड वाली पावर को यूज करते हुए अपने साथ साथ शुआंग को भी लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। वो सभी लोग वहाँ पर खड़े के खड़े रह जाते हैं, किसी को भी वहाँ पर शुआंग के बारे में पता नहीं चलता कि उस चादर के नीचे शुआंग थी। ज़ूपेन शुआंग को लेकर बाहर गार्डन में आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद वो उसे कहता है जैसा मैंने तुमसे पहले कहा था मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे तुम्हारी इस तरह की मदद चाहिए। तुम मुझे तारू का हाल देकर बताओ, तुम मुझे दूसरों की किस्मत के बारे में बताओ, तुम मुझे बताओगे कि मेरे दुश्मन आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें मुझे सौंपा था, तो अब तुम्हें वो सारा काम मेरे लिए करना होगा जो तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे लिए करने वाले थे। अब फिर तुम्हारे युन क्लैन का हमारे विंडगेट सिटी में आ जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इंपीरियल सिटी में जितने भी मसले मसाइल हैं उन सभी को भूल जाओ और यहाँ पर इस बात पर फोकस करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। यहाँ पर वो उसे किस्मत के बारे में एक हिंट देती है। वो उसे कहती है वाइल्ड ड्रैगन आ रहा है। मैं उसकी बात सुनते ही बहुत सा हैरान होता है और सोच रहा होता है मुझे याद है प्रीस्ट ने मुझे वाइल्ड
ड्रैगन के बारे में बताया था, उसने बताया था 3 ड्रैगन्स के बारे में। वाइल्ड ड्रैगन यानी कि हमारा पड़ोसी एम्पायर जिसका नाम क्वान रॉन्ग एम्पायर है, मतलब यह है कि वो हमारे पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। ज़ू फेंगशुआंग से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या क्वान रॉन्ग किंगडम वाले हमारे किंगडम के ऊपर अटैक करने वाले हैं। ज़ू फेंग से कहता है ये बहुत ही अच्छी बात है जो तुमने मुझे यहाँ पर ये बताया, अब मुझे आगे भी इसमें डिटेल बताओ कि आगे क्या होने वाला है। यहीं से नेक्स्ट सीन में इंपीरियल पैलेस का दिखाया जाता है। इंपीरियल पैलेस में किंग बैठे होते हैं, सुबह सुबह दरबार लगाया जाता है क्योंकि सभी लोग वहाँ पर हाजिर होते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर अपनी पटिशंस लेकर आए होते हैं। कहा जाता है कि अपनी पटिशंस के बारे में बताओ कि तुम लोग किस बारे में यहाँ पर बात करने के लिए आए हो। सबसे पहले तो मार्शल डोगू जेंटियान आगे बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं योर मैजेस्टी बहुत ज्यादा मेहनत किया, पिछले 10 दिन से मैं यहाँ पर कातिल को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं कातिल को ट्रैक नहीं कर पा रहा। इसी वजह से मैं यहाँ पर आपसे इजाजत मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इस बात की इजाजत देंगे कि मुझे और ज्यादा आदमी चाहिए, मुझे और ज्यादा आदमी चाहिए अपनी सर्च के दायरे को फैलाने के लिए। तो एम्परर उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर उसे जवाब देते हैं। वो उसे कहते हैं ठीक है तुम्हें ये ग्रांट किया जाता है, तुम्हें और आदमी दिए जाते हैं। सर जूजी चेंगफेंग भी वहीं पर होते हैं। सर जूजी चेंगफेंग वहाँ पर खड़े सब कुछ सोच रहे होते हैं। वो कहते हैं जूजी चेंगफेंग सोच रहे होते हैं मार्शल डोगू वाकई में एक बहुत ही ईमानदार आदमी है, ये अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करता है, हमेशा से ये एम्पायर का ही वफादार रहा है और हमेशा से यही काम करता रहा है जो इसको सूट करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, इसे तो पता ही नहीं है ये जिस बंदे को सर्व कर रहा है और जिस कातिल को ढूंढ रहा है वो दोनों एक ही हैं। अगर इसे इस बारे में पता होता तो ये कभी भी यहाँ पर और ज्यादा आदमी नहीं मानता अपनी सर्च को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसे पता होता है कि हमारे एम्परर ने ही हाई प्रीस्ट को मरवाया है। तो मुझे लगता है कि ये बेवकूफी की तरह इसी तरह उस कातिल को ढूंढता रहेगा, चाहे ये कितना ही उस कातिल को क्यों ना ढूंढ ले, लेकिन ये कभी भी उस कातिल को ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि वो तो इसकी आंखों के सामने है। तो यहाँ पर हमारे जूजी चेंगफेंग योर मैजेस्टी से कहते हैं योर मैजेस्टी मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं बात कर सकता हूँ। जूजी चेंगफेंग एम्परर से कहते हैं एम्परर आपको पता है कि पिछले 10 दिन से आप ही ने ऑर्डर्स दिए थे हमारे पूरे के पूरे इंपीरियल कैपिटल को सील करने के, हर एक रास्ते को सील कर दिया गया है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता और कोई भी बाहर नहीं जा सकता। इसी वजह से बाकी के सभी क्लैंस और बाकी की सभी फैमिलीज के दिल में एक डर बैठता जा रहा है कि अगर इंपीरियल फैमिली वाले अपने कैपिटल को नहीं बचा सकते तो बाकियों को क्या बचाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इस सील को उठवा दें, इंपीरियल कैपिटल को ओपन करवा दिया जाए। तो मार्शल डोगू से कहते हैं सर जूजी चेंगफेंग आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर सोच समझकर बात नहीं कर रहे, कि अभी तक हमारा केस कंप्लीट नहीं हुआ, केस क्लोज होने तक लोग इंपीरियल कैपिटल के दरवाजे नहीं खोल सकते क्योंकि वो कातिल अभी भी इंपीरियल कैपिटल में हो सकता है और मैंने अभी उस कातिल को पकड़ना है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको अपना कोई मसला होगा जिसकी वजह से आप इंपीरियल कैपिटल के दरवाजे खुलवाना चाहते हैं। आपको लगता है कि हाई प्रीस्ट के कातिल को ढूंढने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट को मसला हो सकता है। फिर भी उसकी बात सुनने के बाद खामोश होते हैं। जूजी चेंगफेंग मार्शल डोगू से कहते हैं तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, हाई प्रीस्ट का केस भी वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन यहाँ पर हमें अपने एम्पायर की इज्जत भी तो बचानी है। यहाँ पर सर जूजी चेंगफेंग को लगता है कि एम्परर उसकी बात का जवाब नहीं दे रहे, तो ये यहाँ पर उसको बात में फंसाने की कोशिश करने वाले हैं। चेंगफेंग उसे कहते हैं योर मैजेस्टी मुझे पता है कि अगर आपको लोगों की जिंदगी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि गरीब लोग यहाँ पर किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कैपिटल के अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम आपको यहाँ पर सारी बातों के बारे में तो ध्यान देना चाहिए। जो बातें यहाँ पर फैल रही हैं वो सारी अफवाहें जो कि इंपीरियल कैपिटल से बाहर निकल रही हैं और सभी लोग जो बातें कर रहे हैं, साथ ही वो अपने पास एक पिटीशन निकालते हैं और उनके सामने करते हुए कहते हैं योर मैजेस्टी क्वान रॉन्ग किंगडम के किंग ने आपकी सेंटिनेंटल जुबली के ऊपर डेलीगेशन टीम को तोहफों के साथ यहाँ पर भिजवाया है। उनकी ये पिटीशन है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि इंपीरियल कैपिटल के दरवाजे खोले जाएं ताकि वो अंदर आकर आपसे मिल सके। एम्परर जब बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मार्शल डोगू भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्वान रॉन्ग वाले यहाँ पर अपनी डेलीगेशन टीम को क्यों भेजेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर जूजी चेंगफेंग एम्परर से कहते हैं एम्परर आपको पता है कि ये एक एक्सटर्नल मैटर है, अगर वो लोग यहाँ पर दरवाजे बंद पाएंगे, आप अंदर मिलने के लिए नहीं बुलाएंगे तो वापस जाकर हमारे किंगडम का नाम खराब करेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग दरवाजे बंद करने के बाद उनको अंदर बुलाते हैं भी दरवाजे ओपन नहीं करते तो इससे भी उनके लिए एक बहुत ही बुरा मैसेज आएगा। वो लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग यहाँ पर अपने इंपीरियल कैपिटल को सील करके बैठे हुए हैं। तो एम्परर उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होते हैं। एम्परर कहते हैं ये कमीना यहाँ पर जानबूझकर मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जब इसने पहले यहाँ पर मुझसे रिक्वेस्ट की थी सील को हटाने की तब मैंने इसे जवाब नहीं दिया। यहाँ पर क्वान रॉन्ग वालों को सामने लाते हुए मसले को दोबारा से उठा रहा है। इसे पता है कि अब मैं यहाँ पर ना नहीं कर पाऊंगा। अगर सील को हटाने की बात होती जो पहली यहाँ पर क्वान रॉन्ग की पिटीशन को मेरे सामने रखता, लगता है ये यहाँ पर जानबूझकर मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो बटलर आगे बढ़ता है और जाकर सर जूजी चेंगफेंग के पास से वो पिटीशन ले लेता है और जाकर एम्परर को देता है। एम्परर कहते हैं हालांकि मेरी आंखों के सामने है ये मेरे साथ जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, मैं गुस्सा भी नहीं हो सकता। इसने एक तरीके के साथ मेरे साथ बात किया और वो तरीका बिल्कुल भी गलत नहीं है। मार्शल डोगू जेंटियान चिल्लाकर कहते हैं योर मैजेस्टी आपको अच्छी तरह से पता है कि क्वान रॉन्ग और टिनजू एम्पायर दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, दोनों में हमेशा से जंग चलती आ रही है। हम दोनों में शांति समझौता नहीं हो पाया तो इस बार इनके किंगडम से हमारे पास तोहफे क्यों भिजवाए जा रहे हैं और डेलीगेशन टीम क्यों भिजवाई जा रही है। मुझे तो लगता है कि वो लोग यहाँ पर जानबूझकर आए हैं, उन्हें पता होगा कि हमारे इंटरनल अफेयर्स काफी ज्यादा
बुरे चल रहे हैं और हाई प्रीस्ट मर चुके हैं, वजह से वो लोग यहाँ पर आए हैं ताकि इस मौके का फायदा उठा सके, वरना वो डेलीगेशन टीम को यहाँ पर क्यों भेजते। मार्शल डोगू ज़ेंटियान एम्परर से कहते हैं, एम्परर मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पर यही है कि आप लोग इनकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दें। मैं चाहता हूँ कि आप इस ऑफर को रिजेक्ट कर दें। सर जूजी चैंगफेंग उसे कहते हैं, मार्शल डोगू ज़ेंटियान आपका मशवरा बिल्कुल वाइल है, आपको इस तरह के मशवरे नहीं देने चाहिए। कोई पता है कि दोनों किंगडम्स के दरमियान में हमेशा से फाइट चलती आ रही है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, तब कि वो लोग पहल कर रहे हैं अपनी डेलीगेशन टीम को यहाँ पर भेजने हैं एक शांति समझौते के लिए। तो हमें इसके ऊपर अमल करना चाहिए और उनसे शांति समझौता कर लेना चाहिए कि हम दोनों ही देश पीस के साथ यहाँ पर रह सके। और ऊपर से उनकी डेलीगेशन टीम यहाँ पर तोहफे लेकर आ रही है, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम लोग उनके तोहफे लेके आने के बावजूद उनके ऊपर दरवाजे बंद करते हैं तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी इंसल्ट की बात होगी। वापस जाकर हमारे बारे में लोगों को क्या बताएंगे कि हमने उनके लिए दरवाजे भी नहीं खोले, हालांकि वो लोग हमारे लिए तोहफे लेकर आए थे। इससे तुम्हारे एम्परर का काफी ज्यादा नाम बदनाम हो जाएगा। तो वहाँ पर जो मिनिस्टर्स खड़े होते हैं वो सभी लोग मास्टर जूजी चैंगफेंग की बात मानने के बाद फिर से कहना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं, प्लीज एम्परर इस बात के लिए मान जाएं, जूजी चैंगफेंग ने बिल्कुल ठीक कहा है, आपका नाम नहीं खराब होना चाहिए, आपको इस ऑफर को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन सभी को अंदर बुला लेना चाहिए, उनके साथ निगोशिएट करना चाहिए। एक और मिनिस्टर कहता है, प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज बिल्कुल सच्चे हैं और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो हमारे एम्पायर के बारे में काफी कुछ सोचते हैं। अगर वो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कहते तो हम लोग भी मार्शल डोगू ज़ेंटियान का साथ देते, हमारा नाम खराब होता और आपका भी नाम खराब होता। जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो सभी के सभी एम्परर से कहते हैं, हम सभी लोग इस हक में हैं, इसलिए प्लीज उन सभी को आने दें। कि एम्परर उन सभी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये सभी के सभी गद्दार हैं। मार्शल डोगू ज़ेंटियान भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो उन सभी मिनिस्टर्स की तरफ देखते हैं कि वो सारे के सारे जूजी चैंगफेंग का साथ दे रहे हैं। वो कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारे के सारे मिनिस्टर तो कभी हमारे एम्परर के साथ हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ पर जूजी चैंगफेंग का साथ क्यों दे रहे हैं। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है, क्योंकि आप तो जूजी चैंगफेंग के साथ बहुत सारे लोग हैं और हमारे एम्परर के साथ सिर्फ गिने चुने कुछ लोग बचे हैं। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 295 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। क्वान की डेलीगेशन टीम को यहाँ पर आने दें। इस एपिसोड की शुरुआत में जूजी चैंगफेंग एम्परर से कहते हैं, एम्परर हमें उन लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। यहाँ पर सभी के सभी मिनिस्टर इस बात के लिए राजी हैं कि उन सभी को यहाँ पर इनवाइट किया जाना चाहिए और उनके साथ डेलीगेशन की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको जल्दी से जल्दी इस बारे में सोचकर मुझे बताना चाहिए ताकि मैं वापस जाकर उनको एक बारे में इन्वाइट कर सकूँ, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मुझे मेरा फर्ज बनता है कि जाकर उनको बताऊँ कि आप उनसे मिलना चाहते हैं या नहीं। हमारे एम्परर भी यहाँ पर जूजी चैंगफेंग की बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। वो उसे कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर आखिर इतनी भी क्या जल्दी है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें क्वान रॉन्ग के एम्पायर के लोगों की बहुत ज्यादा फिक्र है, कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट में कोई ऐसा बंदा हो जो तुम्हारे बारे में जानता ना हो कि तुम हमारे कितने ज्यादा वफादार हो। उसे तो ऐसे ही लगेगा कि तुम क्वान रॉन्ग के प्राइम मिनिस्टर हो, ना कि हमारे टिंजू के प्राइम मिनिस्टर हो। वहाँ पर जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सभी के सभी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, एम्परर तो यहाँ पर साफ साफ जूजी चैंगफेंग की इंसल्ट कर रहे हैं, कि उन्होंने शुरुआत मजाक से की है और ये सारी बात भी मजाक के तौर पर ही की है, लेकिन ये असल में ये बात जैसी है जैसी उन्होंने की है। यहाँ पर जूजी चैंगफेंग के ऊपर गुस्सा कर है, क्योंकि वो डायरेक्टली तो गुस्सा नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी बातों में गुस्से को जता रहे हैं। लगता है कि एम्परर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में, हम सभी को भी बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा। जूजी चैंगफेंग एम्परर से कहते हैं, सर आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छा मजाक किया, लेकिन इस तरह के मजाक नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं रॉयल पैलेस से अपनी सैलरी लेता हूँ और मैं आपका प्राइम मिनिस्टर हूँ, इसी वजह से मैं आपके बारे में सोचूंगा, टिंजू के बारे में सोचूंगा और मैं आपका कितना वफादार हूँ। मैं यहाँ पर जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हूँ ये सारा कुछ भी मैं अपने टिंजू एम्पायर के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। एम्परर से कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था, मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये सब कुछ तुम्हारे टिंजू एम्पायर के लिए कर रहे हो। फिर साथ ही वो वहाँ पर ऑर्डर्स जारी करते हैं और कहते हैं, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर पिटीशन दायर करवाई है, वो लोग क्वान रॉन्ग की डेलीगेशन टीम को यहाँ पर लाना चाहते हैं। क्वान रॉन्ग की डेलीगेशन टीम को अंदर लाया जाएगा और इसके साथ साथ दूसरी पिटीशन ये थी, हम लोग इंपीरियल कैपिटल के ऊपर जो स्टील लगाई गई है उसको हटा दें, यानी लॉकडाउन को खत्म कर दें। तो ठीक है, फिर मैं यहाँ पर ऑर्डर्स जारी करता हूँ कि टिंजू एम्पायर के इंपीरियल कैपिटल के ऊपर जो लॉकडाउन है उसको हटाया जाता है, कोई भी यहाँ पर अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है। हाई प्रीस्ट की मौत का जो मामला है उसके केस की इन्वेस्टिगेशन लोग यहाँ पर सेरेमनी के बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो वो सभी मिनिस्टर्स बात सुनने के बाद कहते हैं, हमारे एम्परर तो बहुत ज्यादा समझदार है, इन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, जबकि हमारे एम्परर उन सभी के बारे में सोच रहे होते हैं, ये सभी गद्दार हैं। इसी हमारा नेक्स्ट सीन जुन क्लैन का दिखाया जाता है। जुन क्लैन की सैंक्चुरी का सीन दिखाते हैं। ज़ू फेन शुआंग को अपने साथ लेकर जुन क्लैन की सैंक्चुरी में वापस आता है, जहाँ पर उसके हाई प्रीस्ट यानी कि ग्रैंडपा रहते थे। वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर होता है जो कि एक वेपन होता है। ज़ू फेन उसे कहता है, क्या ये वही 8th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है, जुन क्लैन का हियर लूम है, या इसी को ह्यूमन लिंकिंग ऑपरेटर्स कहा जाता है। उसे कहती है, हाँ बटलर ज़ू फैन, इसी को हम लोग ह्यूमन लिंकिंग ऑपरेटर्स कहते हैं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम लोग इस स्पेशल वेपन को यूज करते हुए देख सकते हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। वैसे तो हम लोग अपनी आंख से सिर्फ किस्मत का हाल जान सकते हैं, वो भी तारों की चाल को देखकर, लेकिन अगर हम लोग इस ऑपरेटर्स को यूज करेंगे तो हम लोग किसी के फ्यूचर को रियलिस्टिकली फील कर पाएंगे।
जैसा कि लास्ट नाइट मैंने तुम्हें बताया था कि वाइल्ड ड्रैगन यहाँ पर आ रहा है, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि वाइल्ड ड्रैगन यहाँ पर आने का बाद करने क्या वाला है, यानी कि क्वान रॉन्ग आर्मी यहाँ पर आकर क्या करेगी। सब कुछ हम लोग इस ह्यूमन लिंकिंग ऑपरेटर्स की मदद से जानेंगे। इसको यूज करने पर हमें पता चलेगा कि आखिर उनके यहाँ पर आने का मकसद क्या है। तूफान उसे कहता है अच्छा तो इस तरह काम करता है, चलो ठीक है फिर तुम इसको यूज करो, मैं बाहर रहता हूँ और बाहर रहकर नजर रखता हूँ। मिस श्वांग उसे कहती है ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, ये हमारे यून क्लैन का घर है और ये हमारी सैंक्चुरी है, मैं यहाँ की अब नई होली मेडन हूँ, तो तुम यहाँ पर इस तरह बात कर रहे हो कि जैसे हम लोग कुछ चोरी करने के लिए आए हैं, इसलिए तुम कह रहे हो कि तुम बाहर नजर रखते हो। तूफान उसे कहता है इस बात में बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर जाके नजर रखता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे लोगों के ऊपर कोई अटैक करे। अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी पावरफुल फैमिलीज हैं उन सभी के कान और आंखें हर जगह के ऊपर हैं, उन सभी को तो ब्लॉक कर सकता हूँ ताकि उन्हें पता न चल सके। वांग उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है ये इंसान इतना भी बुरा नहीं है, ये अपने लोगों के साथ तो काफी अच्छे से पेश आता है, इसी वजह से तो इसके फैमिली मेंबर्स रात के वक्त इसके पास इसकी बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आए थे। साथ ही वो वहीं पर शर्माना शुरू कर देती है और कहती है मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं पता नहीं इस बात को मिसअंडरस्टैंड कैसे कर लिया। सीधी जाकर इसके बेड के ऊपर बैठ गई और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं इसके लिए इसका बर्थडे प्रेजेंट बन गई थी। फिर साथ ही वो कहती है ये बात सोचकर मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, फिलहाल हम लोग यहाँ पर है तो मुझे यहाँ पर किस्मत को देखना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। तो शांग वहाँ पर ह्यूमन लिंकिंग ऑपरेटर्स को एक्टिवेट करती है और साथ ही अपनी आंखों को भी एक्टिवेट करती है ताकि वो आने वाली किस्मत के बारे में जान सके कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कहीं पर उसके ऊपर रिविलेशन आती है, उस रिविलेशन से उसे पता चलता है, उसे काफी सारी क्लियर पिक्चर्स दिखाई देती हैं। हमारे जू फैन का लू क्लैन दिखाई देता है कि लू क्लैन के मेंबर्स को बड़ी बेदर्दी के साथ मारा जा रहा है और वहाँ पर आग लगी है, पूरे के पूरे विंड गेज सिटी को ही आग लगा दी गई है, लू क्लैन के लोग मारे गए हैं। इसी वो ये सब कुछ देखती है, वो डर के मारे कांप रही होती है। जू फैन उसके पास आता है, वो देखकर काफी हैरान होता है, वो उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ। मिस श्वांग वहाँ पर रोना शुरू कर देती है। जू फैन कहता है मुझे बताओ कहीं ऐसा तो नहीं है कि हवा तुम्हारी आंखों के अंदर चली गई इसलिए तुम रो रही हो और ऊपर से तुम काम क्यों रही हो। श्वांग जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है बटलर जू फैन प्लीज बचा लो, अपने टिंजू एम्पायर को बचा लो, बहुत ही बुरा होने वाला है। ग्रैंडफादर ने तुम्हें जो जिम्मेदारी दी थी उसको पूरा करो, चाहती हो कि तुम मेरे ग्रैंडपा के कातिल को ढूंढना बंद करो और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टिंजू एम्पायर को बचाने के बारे में सोचो। कि मेरे ग्रैंडपा को भी यही लगता था कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही ऐसे हो जो कि किसी भी किस्मत को बदल सकते हो, टिंजू की किस्मत को भी बदल सकते हो। फैन उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन मुझे बताओ तो सही यहाँ पर तुमने देखा क्या है। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बात बता दूं, मैं प्राइवेट मैटर्स को हमेशा अलग रखता हूँ, पहले अपने पर्सनल मैटर्स को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि तुम हमारी फैमिली का एक मेंबर बन चुकी हो, इसी वजह से तुम्हारे ग्रैंडपा के कातिल को ढूंढना पहले आएगा, उसके बाद मैं टिंजू एम्पायर को बचाऊंगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना, मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारी मदद की जाएगी, उसके बाद बाकी सब कुछ देखा जाएगा। चलो अब मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पर देखा क्या है, आखिर मुझे सिचुएशन का पता तो चले कि यहाँ पर हुआ क्या। फिर श्वांग से कहती है तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। क्वान रॉन्ग वाले लोग यहाँ पर आ तो रहे हैं लेकिन वो यहाँ पर इंपीरियल कैपिटल पर नहीं बल्कि लू क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। मैंने इस बात से बहुत सा हैरान होता है और कहता है इस बात का क्या मतलब है कि लू क्लैन के ऊपर अटैक करेंगे। श्वांग उसे कहती है अभी भी मैंने यही सब कुछ देखा है कि वाइल्ड ड्रैगन यानी कि क्वान रॉन्ग आर्मी के लोग वो हमारे लू क्लैन के ऊपर अटैक करने वाले हैं। बाकी के सभी फैक्शंस बिल्कुल सेफ हैं, उनके ऊपर किसी ने भी अटैक नहीं किया और ना ही क्वान रॉन्ग वाले अटैक करेंगे। जबकि सबसे ज्यादा वीकेस्ट इस वक्त लू क्लैन वाले हैं, तो वो लू क्लैन को निशाना बनाने वाले हैं। इस वक्त अगर क्वान रॉन्ग वाले यहाँ पर आ रहे हैं इंपीरियल सिटी में, तो इसका मतलब यह है कि वो लू क्लैन पर अटैक करेंगे। वह कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, बाकी की तीनों फैक्शंस एनहांस कैसे हो गई, आखिर उनकी पावर इतनी कैसे बढ़ गई कि सिर्फ लू क्लैन इतना वीक है कि क्वान रॉन्ग वाले लू क्लैन के ऊपर अटैक करेंगे। क्योंकि इन क्वान रॉन्ग वालों का झगड़ा तो हमेशा से इंपीरियल फैमिली के साथ रहा है, अगर उन्हें यहाँ पर आना ही है तो वो इंपीरियल फैमिली के ऊपर अटैक करेंगे। आए लू क्लैन के साथ उनका क्या ताल्लुक है जो वो लू क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही है, नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब है। मिस श्वांग उसे कहती है हाँ मुझे भी यही लगा था, मेरा गैस भी यही था कि क्वान रॉन्ग वाले अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो उनका निशाना इंपीरियल फैमिली वाले होंगे और उनका पहला निशाना इंपीरियल फैमिली ही है। लेकिन अब जबकि मैंने यहाँ पर किस्मत का हाल देखा है तो पता चला है कि तुम्हारा लू क्लैन उनके निशाने पर है जबकि इंपीरियल फैमिली नहीं है। जूफेन यहाँ पर इस बारे में सोच रहा था कि किस्मत किस तरह काम करती है। जूफेन कहता है प्रीस्ट जब जिंदा था तब उसने मुझे बताया था इंसान की किस्मत उसके अपने हाथ में भी होती है, क्योंकि उसके सामने चूज करने के लिए 3000 रास्ते होते हैं, वो किसी एक रास्ते पर चल सकता है जिससे उसकी किस्मत बदल सकती है। लगता है कि यहाँ पर बाकी की तीनों फैक्शंस पर मिलकर कुछ ऐसा कर रही हैं जिसकी वजह से रॉन्ग वालों ने लू क्लैन को अपना दुश्मन बना लिया, अपना टारगेट बना लिया है। तो इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है कि क्वान रॉन्ग एम्पायर के लोग जो कि इतने पावरफुल एम्पायर के लोग हैं वो लू क्लैन के ऊपर अटैक क्यों करेंगे
जबकि जहाँ पर पावरफुल हाउसेस भी हैं उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ज़ूपेन मिस श्वांग से कहता है मुझे लू क्लैन के बारे में बताओ, उनकी किस्मत का हाल बताओ। श्वांग उसे कहती है मैं नहीं बता सकती, लू क्लैन वालों के पास तुम हो, तुम्हारा किस्मत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसी वजह से लू क्लैन की किस्मत भी नहीं देखी जा सकती, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट और इमीडिएट सिचुएशन को ही देख सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है, तुम्हारी लू फैमिली के ऊपर अटैक होगा, लेकिन अटैक होने के बाद क्या होगा, वो सभी लोग मारे जाएंगे या फिर तुम उनको बचा लोगे। तो ज़ूपेन वहीं पर अपना माथा पकड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। किसी ने कहा था कि अगर आपको अपने दुश्मन के बारे में सब कुछ पता है, उसकी कमजोरियों और उसकी ताकत के बारे में, तो आप अपनी इस जंग को जीत सकते हैं। यहाँ पर तो मुझे अपने ही बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे लू क्लैन के फ्यूचर के बारे में नहीं पता, दूसरों की किस्मत तो मुझे पता चल गई, लेकिन अपने लू क्लैन की किस्मत में नहीं जान सकता। इसका मतलब तो यह है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा है। अगर मैं किस्मत के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, श्वांग हमारे क्लैन की किस्मत नहीं देख सकती। ज़ूपेन कहता है तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, मैं बाकी के तीनों फैक्शंस के बारे में पता लगाता हूँ कि आखिर वो क्या प्लान कर रहे हैं। इससे पता चलेगा कि क्वान रॉन्ग वाले हमारे लू क्लैन के ऊपर अटैक क्यों करेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 296 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।